स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है आपका महा मैराथन, जिसमें हम जो है अलग अलग विषय के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें देखने वाले हैं। पूरी वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये जो है होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो को स्पीड है आप जो है 2x पर सेट कर सकते हैं, ताकि ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, इसी कारण से आप जो है जल्दी इसको समझ सकते हैं। इसमें हम जो है देखने वाले सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर देखेंगे इंग्लिश के, उसके बाद रीजनिंग भी इसमें हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और अंतिम में देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए फटाफट आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, पोधन वन, पोधन अन, पौधन अन या फिर पधन अन। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोधन अन से मिलकर के आपका पवन शब्द यहाँ पर बना हुआ है, और यही इसका क्या होगा, सही संधि विच्छेद होगा। और ये कौन सा है, ये आपका जो है अयादी संधि का उदाहरण यहाँ पर होने वाला है। पूरी व्याख्या के साथ सभी चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। नियम के अनुसार जब जो है ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद यदि अ आता है, मान लो ओ के बाद यदि आ गया तो ए का हो जाता है, ये जो है अ में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण से पोधन अन यदि हम करते हैं तो क्या बनता है, आपका पवन यहाँ पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लंबोदर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो चलिए बताइए लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और किसी तीसरे अर्थ की ओर क्या किया जाता है, संकेत करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। लंबा है, लंबोदर के यदि हम समास वगैरह करें तो क्या होता है, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, किसका है, तो भगवान गणेश जी का। इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जलद, नीरद, जलज या फिर मेघ। काफी ये जो है इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। जलज का अर्थ होता है जन्म में जो है जन्म लेने वाला, अर्थात कमल के लिए जो है जलज शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन बाकी जो तीनों यानी कि जलद, नीरद और मेघ, ये सभी के सभी क्या है, बादल के पर्यायवाची शब्द है। याद रखने की ट्रिक यहाँ पर क्या है, शब्द के अंत में द यानी देने वाला हो तो बादल और ज हो तो कमल हो जाएगा। यहाँ पर देखो द है मतलब ये जो है बादल हो जाएगा, और ज है मतलब कमल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता हो इस वाक्य के लिए जो है एक सही शब्द जो है क्या होगा, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विद्वान या फिर अज्ञानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं सर्वज्ञ। चलिए सब कुछ जानने वाले को यहाँ पर सर्वज्ञ कहा जाता है, कम जानने वाले को अल्पज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहा जाता है। देखिए सारी चीजों को जो है इसी में हमने आपको बता दिया। जो सब कुछ जानते हैं उसको सर्वज्ञ, कम जानने वाले को अल्पज्ञ, और जो कुछ ही नहीं जानता वो उसको क्या बोलते हैं, अज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप जो है निम्नलिखित में से कौन सा होने वाला है। काफी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जो कवियत्री जो है कौन सा वाला पर यहाँ पर होने वाला है, कवि का सही स्त्रीलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवयित्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कब, उसके बाद य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा। यहाँ पर ये जो प्रश्न है बार बार जो है पूछा जाता है, आपके परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कवि का स्त्रीलिंग जो है कवयित्री होता है, और छात्र किसमें गलती करते हैं, ये जो है किसमें लगा देते हैं, ये वाले में लगा देते हैं, कवयित्री में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए, कवयित्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या है, पूछा जा रहा है। बहुत अधिक प्रशंसा करना, कठिन कार्य के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या फिर अत्यंत अभिमान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुत अधिक प्रशंसा करना। इसको क्या बोला जाता है, आसमान पर चढ़ाना। जब किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा या झूठी तारीफ करके उसको जो है चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, आसमान पर चढ़ाना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थावर शब्द का सही जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। स्थावर का ये भी जो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। चंचल, जंगम, चेतन या फिर जड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जंगम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थावर का अर्थ क्या होता है, स्थावर का अर्थ होता है जो स्थिर रहे, और इसका विलोम शब्द आपको पूछा जा रहा है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम। जंगम का अर्थ होता है जो चल फिर सके, गतिशील हो। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। तो आप जो है
ये समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, मैं बार बार आपको जो है बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिकूल शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया, कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया प्रतिकूल में? प्रति, प्रा या परी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रतिधन कूल से मिलकर के आपका क्या बना है? प्रतिकूल शब्द यहाँ पर बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द का उदाहरण है? तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा है पूछा जा रहा है। हस्त, दधि, हाथ या फिर सूर्य? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी हाथ जो है आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तद्भव क्या होता है? संस्कृत से बदल करके हिंदी में आ रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तद्भव। और तत्सम किसको बोला जाता है? जो ज्यों का त्यों जो है संस्कृत में रहता है उसको तत्सम बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका हस्त है, दधि है और सूर्य है, ये आपके यहाँ क्या है? संस्कृत वाली, यानी कि तत्सम है, लेकिन हाथ आपका क्या हो जाएगा? तद्भव यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, अपादान, संबंध या फिर कर्म? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान कारक। अपादान कारक जो है क्या होता है? जब किसी वस्तु का किसी स्थान या चीज से अलग होता है, वहां पर जो है आपका अपादान होता है, और इसका विभक्ति क्या होता है? से, के द्वारा। तो यहाँ पर पत्ता किससे अलग हो रहा है? पेड़ से यहाँ पर अलग हो रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं, हम जो है जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। सारे के सारे क्वेश्चन हमने हिंदी के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिए। चलिए इंग्लिश के यहाँ पर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पर सही आर्टिकल का चुनाव करके खाली स्थान को यहाँ पर आपको भरना है। और क्वेश्चन देखिए, कॉपर इज अ खाली स्थान यूजफुल मेटल, क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे सीधा क्या करेंगे? एन पर जो है टिक लगा देंगे, लेकिन आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। यूजफुल शब्द की शुरुआत भले ही किससे हुई है? यू, यानी कि वॉवल से यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसका जो उच्चारण है कैसे होता है? यूजफुल होता है। यूजफुल हम जो है इसका उच्चारण करते हैं, इसी कारण से इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। एन जो है नहीं लगेगा, उच्चारण के कारण यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है हो जाएगा। इसी कारण से पूरा कैसे बनेगा? कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको जो है सही यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जो खाली स्थान है उसको यहाँ पर भरना है। क्वेश्चन देखिए, ही इज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, खाली स्थान मंडे, क्या आएगा? फॉर आएगा, सिंस आएगा, फ्रॉम आएगा या फिर बाई आएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। He has been suffering from fever since Monday। क्यों ऐसा होगा? तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। जब जो है किसी निश्चित समय, जैसे कि सोमवार हो गया, सुबह हो गया, या किसी साल का नाम दिया गया हो, तो परफेक्ट यहाँ पर क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दोनों को आपको जो है यहाँ पर समझना है। कोई भी निश्चित समय है उसके लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए जो है फॉर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट के लिए आपको सही पर्यायवाची शब्द तक यहाँ पर आपको चयन करना है। ऑप्शन देखिए, डल, इंटेलिजेंट, फुलिश या फिर लेजी। तो चलिए बताइए ब्रिलियंट का सही जो है आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटेलिजेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो ब्रिलियंट का अर्थ क्या होता है? प्रतिभाशाली या बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए इसका पर्यायवाची भी क्या हो जाएगा? आपका इंटेलिजेंट यहाँ पर हो जाएगा। डल का मतलब क्या होता है? तो डल का मतलब होता है सुस्त या फिर कमजोर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड ब्यूटीफुल के लिए विलोम शब्द का यहाँ पर आपको क्या करना है? चयन करना है। प्रीटी, अगली, क्लीन या फिर स्मार्ट। तो ब्यूटीफुल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगली जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, और इसका ठीक विलोम शब्द एंटोनिम क्या हो गया? आपका अगली जो है बदसूरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है उसका यहाँ पर आपको चयन करना है। देखिए कमिटी लिखा गया है, लेकिन कौन सा वाला जो कमिटी है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, COMMITTEE वाला जो कमिटी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समिति
यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग क्या है, ये वाला। यहाँ पर डबल एम आया है, डबल टी आया है और डबल ई आया है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रख लेना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड नाइफ। नाइफ का प्लूरल यानी बहुवचन जो है यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, नाइफ्स, नाइफेस, नाइफेस या फिर नाइफिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइफेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो व्याकरण के नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो जब जो है क्या होता है, जिन शब्दों के अंत में एफ आए या फिर एफ ई आए तो वहां पर एफ या एफ ई को हटा करके क्या जोड़ जाता है, वी ई एस जो है ऐड कर दिया जाता है। इसी कारण से नाइफ का वी एफ ई को हम हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, वी ई एस जो है जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या बन जाता है, प्लूरल यहाँ पर बन जाता है। आई होप चीजें आप जो है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन से यहाँ पर जो है सही जो खाली स्थान है उसको यहाँ पर भरना है। द बॉयज आर प्लेइंग और खाली स्थान एंड आर वेरी हैप्पी। यहाँ पर क्या आएगा, ही सी इट या फिर दे, कौन सा है इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दे सही आंसर इसका हो जाएगा। द बॉयज आर प्लेइंग दे आर वेरी हैप्पी। द बॉयज जो है बहुवचन में है और बहुवचन संज्ञा के स्थान पर हमेशा सर्वनाम दे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, यह आप लोगों को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑप्शंस। इसमें से जो विषम है उसको यहाँ पर आपको चयन करना है, पेन, पेंसिल, इरेजर और चेयर। चलिए कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चेयर जो है अलग है। क्यों, क्योंकि पेन, पेंसिल और जो इरेजर है पढ़ने लिखने की सामग्री है, जबकि चेयर जो है क्या है, फर्नीचर है। इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, अलग यहाँ पर चेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। सी लाइक्स मिल्क, इसको आपको जो है नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, सी नॉट लाइक्स मिल्क, सी डज नॉट लाइक मिल्क, सी डू नॉट लाइक मिल्क या सी इज नॉट लाइक मिल्क। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी डज नॉट लाइक मिल्क जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वाक्य है आपकी किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट सी के साथ नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमको डज नॉट का यहाँ पर प्रयोग करते हैं और जो क्रिया है उसमें से एस यहाँ पर हट जाता है। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक मिल्क, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझने का यहाँ पर आपको प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपेंट, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है, किसका राइट का वो जो है थर्ड फॉर्म कौन सा हो जाएगा, रोट, रिटन, राइटिंग या फिर राइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ब का पहला रूप क्या होता है, ये राइट जो है वर्ब का पहला रूप होता है। इसका सेकंड क्या होता है, रोट होता है और थर्ड क्या होता है, रिटन। राइट, रोट, रिटन, इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड आपको पूछा गया, यहाँ पर पूछा जा रहा था आपको, इसी थर्ड पूछा गया है, इसी कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटन। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको कीजिएगा। और इस तरह यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आपके अच्छे से समाप्त हो जाता है। चलिए अब जो है हम रीजनिंग के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको सॉल्व करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना है क्योंकि अभी कुछ ही टाइम बचे हैं आपके अपने एग्जाम्स को लेकर के। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आप समझते हैं, काफ़ी आसान तरीके से सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। यदि किसी कूट भाषा में CAT को जो है इतना लिखा जाता है, मतलब 3 1 2 0 लिखा जाता है किसको, कैट को, तो डॉग को यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। CAT वाला कैसे लिखा गया है, CAT वाला लिखा गया है आपका 3 1 2 और इधर 0 लिखा गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर का ही खेल यहाँ पर समझना है। C का नंबर कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद आपका A का नंबर कितना होता है, A का नंबर होता है 1 और T का नंबर होता है 20। तो इस तरह से इसको हमने जो है सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से डॉग को कैसे लिखेंगे, तो D का नंबर कितना होता है, 4 होता है। O का नंबर होता है आपका 15 और G का नंबर होता है 7। तो कौन सा आंसर आपको सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 1 5 7 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है वर्णमाला के अक्षरों का वास्तविक स्थान क्या यहाँ पर लिखा गया, इसी कारण से हमारा आंसर क्या होगा 4 1 5 7 इसका राइट
राइट आंसर हो जाएगा डॉग का। देख सकते हैं डॉग का 4, ओ का 15, जी का 7 यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई सीरीज में जो है अगला जो पद है वो क्या होगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। पद कौन सा दिया गया है, 2, 4, 8, 16 और 32। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, 40, 48, 64 या फिर 50। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16, 32 दूनी 64, 64 ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो हर बार इसको ध्यान से यहाँ भी देखते हैं तो हर बार जो है गुना 2 का यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी हम करें तो कितना होता है 64। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर संख्या को जो है दोगुनी यहाँ पर किया जा रहा है, इसी कारण से 32 गुना 2 करते हैं 64 आपका आंसर निकल करके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट जो है वीडियो को आपको देखते ही रहना, पूरा वीडियो आप अंत तक जो है बने ही रहिएगा। क्या पता इसी से आपके जो एक आध क्वेश्चन है यहाँ पर निकल के आ जाए आपके परीक्षा में। चलिए उस शब्द को चुनिए जो बाकी तीनों से अलग है। यहाँ पर उस बाकी जो 3 है उनसे अलग है, उनको यहाँ पर आपको चुनना है, यानी विषम को यहाँ पर आपको चुनना है। जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इनमें से कौन सा विषम है, इसको आपको यहाँ पर चुनना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्रैल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। जनवरी, मार्च और मई, ये तीनों महीनों का दिन कितना होता है, 31 दिन का, और अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप जो है चीजें समझ रहे होंगे। ये जो है एनालॉजी से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा, कि गाय का जो बच्चा है उसको हम क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो शेरनी के बच्चे को यहाँ पर क्या बोलेंगे, सावक, पिल्ला, बिलाव या फिर मेमना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शेरनी का बच्चा है उसको हम बोलते हैं शावक। तो इसी कारण से इसका राइट आंसर शावक यहाँ पर हो जाएगा। गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार शेरनी के बच्चे को शावक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। राहुल उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर चलता है। चलिए भैया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व हो गया और ये आपका है पश्चिम। तो उत्तर दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है, 5। उसके बाद जो है वो जो है दाहिने मुड़ जाते हैं, यानी राइट मुड़ जाता है, कितना, 3 किलोमीटर। अब देखिए, अब उसका जो मुख है किस दिशा की ओर है, इधर चला उत्तर में 3 और इधर मुड़ गया। अब देखो कौन सा दिशा आ गया, ये आपका पूर्व दिशा हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दिशा की ओर जाते हुए जब भी कोई व्यक्ति अपने दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख जो है पूर्व दिशा में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है थोड़ा सा आपके लिए टफ या थोड़ा सा समझने के लिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि अरुण ने कहा ये जो लड़की है मेरे माँ के पौत्र की पत्नी है, अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। चलिए इसको समझिए, पिता है, दादा है, ससुर है या भाई है। एक क्या हो गया, अरुण हो गया, और अरुण की एक, अरुण क्या करता है, अरुण ने बोलता है कि ये जो लड़की है, चलिए एक लड़की है, ये जो है मेरे माँ की, यानी अरुण की माँ की जो है पौत्र, यानी उसके पोते की जो है पत्नी है। तो इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर नीचे यहाँ पर समझ लेते हैं। माँ का पौत्र क्या हो गया, यानी कि अरुण का बेटा होगा ना, तभी तो उसका पोता होगा। और बेटे की जो पत्नी है वो अरुण की क्या होगी, बहू होगी। तो अरुण उसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप इसको जो है देख लीजिएगा, आसानी से इसको जो है समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अरुण जो है उस लड़की का ससुर यहाँ पर संबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आज जो है सोमवार है तो ठीक 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर रविवार। आज क्या है, सोमवार है, तो 15 दिन बाद सब ऐसे गिनते नहीं रहेंगे। इसको कैसे निकालना है, हर दिन कितने, हर जो सप्ताह है 7 दिन का होता है, तो इस पे यदि हम भाग करेंगे 15 को जो है 7 से यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो शेष फल कितना बचता है, 1 बचता है। तो यदि इस शेष फल जो 1 आया है ना, सोमवार प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका मंगलवार आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हर दिन हर जो है 7 वहाँ सप्ताह होता है, और 15 को 7 से भाग देंगे तो 1 शेष फल बचेगा। सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मंगलवार। इस तरह से आप इजिली आसानी से इसका जो आंसर है निकाल सकते हैं। लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए एनोलॉजी वाला है, 5 का यहाँ पर दिया गया है 25, तो 7 का क्या हो जाएगा, 37, 37, 49। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वर्ग सीरीज यहाँ पर दिया गया है। तो 5 पंचे कितना होता है, 25, 37, 37 आपका हो जाएगा 49। ठीक, तो इस तरह से आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं यानी लेफ्ट से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर जो है कौन सा होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए N, O, P और M। चलिए इसको यहाँ पर नीचे ही समझ लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा O।
जब विपरीत दिशा बाएं और दाएं हो तो उनके स्थान जो है जुड़ जाते हैं। कितना पूछा गया था 10 और उधर से 5, तो कितना हो जाएगा 15वां अक्षर। तो 15वां अक्षर किसका होता है? ओ का। तो इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है। भले ही क्वेश्चन आपको घुमावदार लगे लेकिन इजीली तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जब विपरीत दिशा हो दायां और बायां, लेफ्ट राइट वाला, तो दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। वहीं से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 15 किसका नंबर होता है? ओ का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई जो श्रृंखला है वो पूरी हो जाती है। आपको श्रृंखला दिया गया है, एक खाली स्थान बी, एक खाली स्थान बी, एक खाली स्थान बी, एक खाली स्थान बी। तो इसमें कौन सा आप जो है पुट अप करेंगे जिससे जो श्रृंखला है पूरी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थानों में ए भरने से ए बी कि कैसे बनेगा? ए बी ए बी, इस तरह से ये जो है बनेगा। इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो है रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उनको भी काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। चलिए फटाफट आप शिक्षण अभिरुचि, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, इसको भी यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देख लेते हैं। वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो काफ़ी आपको जो है शुभकामनाएं, बधाई आपकी एग्जाम्स की तैयारियों के लिए। इससे भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से। पहला क्वेश्चन है, यानी अगला इस पे, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार देर से आता है तो एक शिक्षक के रूप में आप यहाँ पर क्या करेंगे? उसे बाहर खड़ा करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, देर आने के कारणों को जानेंगे, या फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बच्चा देर से आ रहा है उसके देर आने के कारणों को यहाँ पर जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षण अभिरुचि के अनुसार सजा देना या शिकायत करना अंतिम रास्ता नहीं है। सबसे पहले छात्र की जो भी समस्या है, जो भी उसको हमको जानना है कि क्यों जो है देर से आ रहा है, और यही जो है आदर्श शिक्षक का गुण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनको कड़ा दंड देना, गलत हो जाएगा। उनके अच्छे कार्य की प्रशंसा और पुरस्कार देना, राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें दूसरों से कमतर बताना, ये भी गलत है। और कक्षा में जो है कठिन प्रश्न पूछना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा और उनको जो है थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा पुरस्कार देते रहना है, ताकि जो छात्र है उनको मोटिवेशन मिलता रहे। सकारात्मक शुद्धिकरण से, यानी छात्रों की तारीफ करना जो है या छोटे पुरस्कार देना, उनको जो है सीखने के लिए और भी क्या करता है? ज्यादा प्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शिक्षण यानी टीचिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? केवल परीक्षा पास करवाना, गलत। छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना और उनका सर्वांगीण विकास करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को जल्दी खत्म करना, गलत। छात्रों को नोट्स लिखवाना, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि छात्र के व्यवहार को बदलना है और मानसिक और सामाजिक विकास यहाँ पर करना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जो है कक्षा में कुछ छात्र पढ़ाई में बहुत कमजोर है तो उनके लिए क्या रणनीति अपनाएंगे? उनको कक्षा से बाहर निकाल देंगे, गलत। उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण या विशेष कक्षा आयोजित करेंगे, ये सही आपका आंसर हो जाएगा। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, ये भी गलत है। उनको तेज बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, ये भी गलत है। आपको सभी बच्चों पर ध्यान देना है। इसी कारण से उनके लिए विशेष कक्षा या उनकी कमजोरी का जो भी उनको चीजें समझ में नहीं आती उनको अच्छे से आपको जो है यहाँ पर समझाना है। चलिए, जो कमजोर छात्रों की कमियों को पहचान करके उनको अलग से समय देना और सरल तरीके से समझाना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक टीचर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो महंगे कपड़े पहनता है, गलत। अपनी विषय वस्तु को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से समझा पाता है अपने छात्रों को, सही आंसर हो जाएगा। छात्रों से बिल्कुल बात नहीं करते तो क्या मतलब वो जो है शिक्षक है। बहुत कड़क स्वभाव हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक सच्चा शिक्षक है, सही शिक्षक वही है जो अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी विषय है, उसको छात्रों तक बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सके। शिक्षक की सबसे बड़ी खूबी उसका ज्ञान और छात्रों को सरल भाषा में पहुंचाने की कला होती है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस बात पर सबसे अधिक जो बल है यहाँ पर दिया गया है? केवल रटने की पद्धति पर, गलत। परीक्षा में 100 अंक लाना है, गलत। अनुभवात्मक शिक्षा और रटने के बजाय जो है वैचारिक समझ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसमें समझते हैं। नई शिक्षा नीति जो है रटकर पढ़ने की व्यवस्था को यहाँ पर खत्म करती है और सीखने और समझने का विकसित यहाँ पर जो है क्या करती है? जोर यहाँ पर देती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी जो उपाय है कौन सा होगा? डंडे के दम पर बात, जो छात्र है उसको डराना नहीं। अपने शिक्षण विधि को इतना रोचक और व्यवहारिक बनाने की छात्र जो खुद शांत होकर के जो है पढ़ने लग जाए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन इन छात्रों को स्कूल से निकालना या फिर कक्षा में मौन रहने की कसम दिलाना, दोनों आपका गलत आंसर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अपने शिक्षण विधि को इतना रोचक बनाना कि बच्चे जो है खुद ब खुद जो है शांत हो जाए।
यदि शिक्षक की पढ़ाई में रुचि होगी और तरीका मजेदार होगा तो छात्र अपने आप को जो है ध्यान देंगे। यदि आप जो है बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो कोई भी छात्र आपसे पढ़ना नहीं चाहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बुनियादी स्तर पर जो है बच्चों को शिक्षा किस भाषा में यहाँ पर दिया जाना चाहिए? केवल अंग्रेजी भाषा में? गलत। उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में? ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी में या किसी विदेशी भाषा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बुनियादी स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल्स के बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा जो मदर लैंग्वेज है या स्थानीय भाषा में उनको जो है पढ़ाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं जल्दी से और उनको आसानी से यहाँ पर समझ सके। इसलिए प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा को यहाँ पर क्या दिया जाता है? प्राथमिकता दिया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई छात्र आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको तुरंत नहीं पता या तुरंत उसका सही उत्तर आप नहीं बता पाते, तो आप क्या करेंगे? उस छात्र को डांट करके बता देंगे, बैठा देंगे? गलत है। गलत उत्तर दे करके उसको घुमा देंगे? ये भी गलत हो जाएगा। ईमानदारी से कहेंगे कि मैं इसका अध्ययन करके कल आपको सही उत्तर बताऊंगा। ये जो चीज है आपको करना है, ठीक है। और अगला इसमें क्या है? प्रश्न को अनसुना कर देंगे, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको जो है उस ईमानदारी से अपने आप को स्वीकार करना है, ठीक है मैं जो है इसका सही आंसर कल तुमको अच्छे से बता दूंगा, ऐसा करके आपको स्वीकार करना है, ठीक है। शिक्षक जो है सर्वज्ञानी नहीं होता। गलत जानकारी देने या डांटने के बजाय जो है ईमानदारी पूर्वक जो है अपना जो गलती है, अपनी जो कमी है उसको एक्सेप्ट करना है और बाकी उसको जो है पढ़ करके अगले दिन उसका जो आंसर है बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। दृश्य श्रव्य सामग्री इसमें जो है का प्रयोग कक्षा में क्यों किया जाना चाहिए? इससे शिक्षक का समय बचता है और आराम मिलता है? गलत। ये पढ़ाई को रोचक, प्रभावी और स्थायी बनाता है? सही। ये केवल फैशन के लिए? गलत। इससे छात्र कक्षा में सो सकते हैं? गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी ऑडियो वीडियो ये सारी जो चीजें हैं उसका उपयोग हमको कक्षा में क्यों करना है? ताकि हम पढ़ाई को रोचक बना सके और अच्छे से उसको समझा सके लोगों को। जब बच्चे जो है किसी चीज को आंखों से देखते हैं, कानों में सुनते हैं, तो उनका जो ध्यान है काफी केंद्रित रहता है और जो चीजें आप पढ़ाते हैं वो लंबे समय तक दिमाग में बैठा रहता है। तो इस तरह से आप इनको जो है समझा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पर कुछ जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं और बाकी हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1998, 2000, 2002 या फिर 1956? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ की स्थापना। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के जो है भारत का कितना 26वें राज्य के रूप में यहाँ पर वो जो है बना हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का जनक जो है किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है भारत के संविधान का जनक। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है संविधान प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के कारण उनको संविधान का जनक जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसको राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? ये भी काफी इजी है। शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती या फिर अरपा नदी? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी किसको बोलते हैं? महानदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है और इसका जो उद्गम है कहाँ से? धमतरी जिले की सिहावा पहाड़ी से यहाँ पर होता है। छत्तीसगढ़ में जो है इसकी लंबाई कितना है? 286 किलोमीटर, जबकि शिवनाथ नदी में बहने वाली सबसे लंबी यहाँ पर नदी है। मतलब छत्तीसगढ़ जो शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो 290 किलोमीटर है, लेकिन महानदी क्या है कितना है? 286। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, मैथिली शरण गुप्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास यानी कि आनंद मठ से इसको जो है लिया गया है। और राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है जिसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है? बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा या रायपुर? तो कौन से जिले में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बस्तर में जो है बना हुआ है। और कौन से नदी पर बना हुआ है? तो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और ये जो है अपने चौड़े घोड़े की नाल जैसे आकार के कारण से भारत का सबसे चौड़ा और सुंदर जलप्रपात है। इसे भारत का क्या बोलता है? नियाग्रा जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होती है? थायराइड, यकृत, पीयूष ग्रंथि या फिर अग्नाशय? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर होती है। पित्त रस का स्राव करती है और जो पाचन के सहायक में सबसे जो है बहुत सहायक होता है। सबसे छोटी ग्रंथि यदि पूछे तो बताना है पीयूष ग्रंथि के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश,
28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश या 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और दमन दीव दादरा नगर हवेली के विलय के बाद जो है वर्तमान में कुल जो है भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर किस जिले में स्थित है जिसे छत्तीसगढ़ खजुराहो भी कहा जाता है? कवर्धा, कबीरधाम, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवर्धा कबीरधाम जिले में जो है स्थित है। और भोरम देव मंदिर को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोला जाता है। भोरम देव मंदिर जो है कबीरधाम कवर्धा जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण है फणी नागवंशी राजा रामचंद्र देव द्वारा कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में इसको जो है करवाया गया था। और इसके सुंदर वास्तुकला के कारण इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ खजुराहो भी कहा जाता है। इसके निर्माण जो करता है उसको भी आपको याद रखना है। फणी नागवंश के राजा रामचंद्र देव ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? ओजोन परत कौन से वायुमंडल के परत में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल में। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्या करती है? सूर्य से जो आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको सोख करके पृथ्वी की जीवन की यहाँ पर रक्षा करती है, हमको यहाँ से बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट हमारा होने वाला है कि छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहे जाने का मुख्य कारण जो है क्या है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ केवल धान खाया जाता है? गलत। यहाँ की भौगोलिक बनावट जो है कटोरे जैसी है और यहाँ धान की सर्वाधिक किस्में और भरपूर उत्पादन होते हैं। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। यहाँ मिट्टी की कटोरे बनते हैं? गलत। या फिर यहाँ नदियों की संख्या बहुत कम, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है कटोरे की जैसी है और यहाँ धान की सर्वाधिक किस्म और भरपूर उत्पादन यहाँ पर होता है। चलिए छत्तीसगढ़ के मध्य जो है महानदी बेसिन की बनावट एक विशाल कटोरे जैसी है। साथ ही यहाँ मुख्य फसल धान का रिकॉर्ड उत्पादन और हजारों किस्म के यहाँ पर होता है। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से सभी जो विषय हैं इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको इस वीडियो में बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी परीक्षाएं जो है काफी अच्छे से आप जो है इसको बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना। और भी अन्य वीडियोस आप जो है जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप इसी तरह के अन्य वीडियोस चाहते हैं तो उसको भी आपको बता देना है। चलिए थैंक यू सो मच।